I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, पन्नागर, उत्तराखंड। एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है किसानों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। ये लेक्चर जो है मैं जो बताने वाला हूँ बात दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम पोटेशिक या फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं वो बेसल करते हैं एट द टाइम ऑफ सोइंग। हम जितना भी यूज़ करते हैं टोटल हम डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पोटेशियम को ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं और पोटेशियम की डेफिशिएंसी आने का चांस फिर हो जाता है। तो क्या ऐसे केस में हम पोटेशियम को खड़ी फसल में डाल सकते हैं? कैन वी अप्लाई दिस पोटेशियम इन स्टैंडिंग क्रॉप? हमें कैसे डालना चाहिए? क्या फोलेज पे देना चाहिए या सॉइल एप्लीकेशन करना चाहिए? अगर हम सॉइल में मिट्टी में डाल रहे हैं तो कैसे देना चाहिए? अगर हम फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसको कैसे करना चाहिए? तो दिस पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू ग्रेन। तो ये जो पोटेशियम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे एंजाइम्स जो हैं, ऑलमोस्ट सभी एंजाइम्स जो हैं प्लांट्स के पोटेशियम से ही एक्टिवेट होते हैं और ये सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में और ऑयल फॉर्मेशन में बड़े इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। और जो पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस बनते हैं वो जो ट्रांसलोकेट होते हैं ग्रेन में वो पोटेशियम की हेल्प से होते हैं। तो इसका मतलब पोटेशियम जो हेल्प करता है वो दानों को बड़ा करने में करता है। तो हो सकता है फॉलिज बहुत अच्छा हो, पत्तियां बहुत अच्छी आ रही हों, लेकिन ग्रेन जो साइज है, दाने जो है छोटे रह जाते हैं पोटेशियम की अब्सेंस में। तो जनरली जो होता है फार्मर्स क्या करते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं जिसमें पोटेशियम नहीं होता है, यूरिया का यूज़ करते हैं जिसमें पोटेशियम नहीं होता है। तो पोटेशियम की धीरे धीरे डेफिशिएंसी होने लगती है और यूरिया से या फास्फोरस से रूट्स अच्छी बनती हैं, फॉलेज अच्छा बनता है, लेकिन जो ग्रेन है वो छोटा रह जाता है, साइज उसका छोटा रह जाता है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो पोटेशियम है। तो पोटेशियम को जरूर अप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ सोइंग, सोइंग के समय ही यूज़ करना है, मिट्टी में मिलाना है। लेकिन अगर आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं रहा या जिस समय आप सोइंग कर रहे थे उसमें पोटेशिक फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं था मार्केट में और आप उसको खरीद नहीं पाए या किसी भी कारण से वो छूट गया है, तो उसको हम कैसे यूज़ करें? देखिए, यूज़ तो जरूर करना है पोटेशियम को, चाहे हम बुआई के समय करें चाहे हम खड़ी फसल में करें। अगर हमने बुआई के समय प्रयोग करना है तो बिल्कुल कूड़ों में जो हमने फरो खोली है उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश या सल्फेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर आता है उसको डाल सकते हैं। अगर हम नहीं डाल पाए हैं तो अगर बुआई के बाद आपको याद आता है कि भाई हम भूल गए इसको डालना है, तो जब क्रॉप जर्मिनेट कर जाए और उसकी कुछ रूट्स डेवलप हो जाए, मान लीजिए ये सीड है सॉइल में और इसकी कुछ रूट्स बन जाएं और कुछ पत्तियां ऊपर को आ जाएं, मतलब रूट इतनी हो जाए, मतलब 10 दिन बाद 15-20 दिन बाद हम समझ सकते हैं कि जब इसकी रूट्स बननी बड़ी शुरू हो जाएंगी, चाहे ये सोयाबीन हो, चाहे मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे वीट है, चाहे मेज है, कोई भी, मतलब उसकी रूट्स जो है थोड़ी बड़ी हो जाए, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने लायक, तो ये 15 से 20 दिन बाद ऐसी सिचुएशन आ सकती है। DAS मतलब डेज आफ्टर सोइंग। तो 15 से 20 दिन बाद ऐसी सिचुएशन आए कि उसकी कुछ पत्तियां भी बड़ी होने लगे, तो पत्तियों को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि रूट बड़ी हो रही हैं, या हम एक पौधे को उखाड़ के देख सकते हैं कि उसकी रूट कुछ बड़ी हुई या नहीं हुई। उस समय हम जो है MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे हम कहते हैं उसका यूज कर सकते हैं या SOP सल्फेट ऑफ पोटाश का यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें देना कैसे है? देखिए, हम इसको यहाँ पे जो हम सॉइल में डालेंगे, सॉइल के ऊपर ही डालेंगे, अंदर तो हम डाल नहीं पाएंगे। वैसे अगर छोटा खेत है तो इसके बगल से हम एक लाइन खोलें, यहाँ पे एक लाइन खोलें और उस लाइन के अंदर हम इस फर्टिलाइजर को डाल दें और फिर इस मिट्टी को बंद कर दें। लेकिन माना 1 एकड़ का खेत है, 2 एकड़ का खेत है, तो ये संभव नहीं है। ये बहुत छोटे प्लॉट के लिए हो सकता है लेकिन बड़े खेत के लिए नहीं हो सकता। अब हम क्या करें कि इसके ऊपर खेत इसके बगल में हम जो है ये MOP डाल देते हैं, मान लीजिए म्यूरेट ऑफ पोटाश जो KCl होता है, केमिकली ये KCl है। अब इसको कहाँ होना जरूरी है? इसको यहाँ रूट में आना जरूरी है। अब ये रूट में आएगा कैसे? अब देखिए, इसमें पोटेशियम जो है तुरंत टूट जाता है पोटेशियम में और क्लोराइड आयन में। तो अब ये किसके साथ आएगा? पानी के साथ आएगा। और पोटेशियम क्या है, ये सॉइल में फिक्स हो जाता है। सॉइल फिक्सेशन इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो मैक्सिमम पोटेशियम गेट फिक्स्ड इनटू द सॉइल एंड नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। तो फिक्स जब हो जाएगा ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होगा। देन हाउ टू मेक इट्स अवेलेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से प्रॉब्लम। तो ये एक बड़ी समस्या है कि ये जो हमने डाला तो ऊपर है, अभी नीचे कैसे आए, तो और सॉइल में फिक्सेशन भी कम हो। तो इसको हम क्या करें, तुरंत हम जो है इसमें इरिगेशन कर दें। डालने के तुरंत बाद हम इरिगेशन करें तो ये पानी के साथ कहाँ आएगा, ये नीचे आने लगेगा, पानी के साथ यहाँ नीचे आ जाएगा और ये रूट्स में अवेलेबल हो जाएगा। पोटेशियम भी आ जाएगा और क्लोराइड, हालांकि कुछ पोटेशियम फिक्स हो जाएगा इसके बीच में, लेकिन पानी के साथ जो मोस्टली पोटेशियम वो रूट जोन में आ जाएगा और ये जो नीचे वाला है ये भी धीरे धीरे जब अगले इरिगेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो अब ये 15 से 20 दिन में डालेंगे तो जो इस समय पौधे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और ये अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि
जब बारिश होने वाली हो, आपको लगे कि भाई इस समय रेनफॉल हो सकता है, क्लाउड लगे हुए हैं, उस समय इसका एप्लीकेशन कर दें तो बारिश के पानी के साथ रेनफॉल के साथ भी ये नीचे आ जाएगा। तो आप इरिगेशन कर दीजिए। अगर इरिगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, रेनफॉल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इसको कर दीजिए। तो ये जो है रूट में आ जाएगा। अब जैसे जैसे पौधे की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे पौधा ये बड़ा होगा कि अवेलेबल होता जाएगा एमओपी प्लांट्स को, तो ये हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, क्लोराइड की टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो एमओपी है, इसमें एमओपी में 60% करीब K2O होता है और 47-48% हम मान सकते हैं इसमें क्लोराइड हो सकता है। एंड दैट क्लोराइड में कॉज टॉक्सिसिटी। तो अगर मैंने रूट में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो क्लोराइड की टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन हम इरिगेट कर रहे हैं तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, इरिगेशन दे रहे हैं तो भी ये डाइल्यूट हो जाएगा, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम किससे दें, एमओपी से दें। अगर मान लीजिए हमारे पास एमओपी नहीं है तो हम पोटेशियम सल्फेट से भी इसको दे सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट इज अनदर अल्टरनेटिव टू एमओपी और अच्छा सोर्स है। इट इज़ आल्सो वाटर सॉल्युबल। और ये तो एमओपी का मैंने आपको बताया कि एमओपी में इतना कंटेंट होता है। अगर हम एसओपी लें, सल्फेट ऑफ पोटाश, जिसको मैं कह रहा हूँ एसओपी, इसमें 50% K2O होता है and it contain about 17 to 18% sulfur, and sulfur is another essential nutrient and it is important in chlorophyll formation, nitrogen utilization। तो सल्फर तो और हमें अच्छा मिल जाएगा। हालांकि क्लोराइड यह माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, यहाँ परसेंटेज ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी कर सकता है, लेकिन सल्फर की रिक्वायरमेंट क्लोराइड से ज़्यादा है और कंटेंट कम है तो टॉक्सिसिटी का कोई चांस नहीं होगा। तो अब इस सल्फर की वजह से अब हमको दो मिल जाएंगे। अगर हम एसओपी यूज़ करते हैं, पोटेशियम भी मिलेगा और हमें सल्फर भी मिलेगा। और सल्फर किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन में करेगा, क्लोरोफिल बनाने में करेगा, तो हमारी ग्रोथ और बढ़ेगी आएगी। और अगर ये लेग्यूम क्रॉप है या ऑयल सीड क्रॉप है तो और इसको फायदा होगा, क्योंकि लेग्यूम और ऑयल सीड में सल्फर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑयल सीड्स में ऑयल बनाना होता है, उसके लिए सल्फर चाहिए। जितना हम सल्फर डालते हैं उसमें ऑयल कंटेंट, तेल की मात्रा बढ़ती है, चाहे ब्रेसिका है, चाहे वो ग्राउंडनट है, चाहे वो सोयाबीन है। और अगर पल्स क्रॉप है तो पल्स क्रॉप में प्रोटीन होती है, ग्रेन में प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है। तो हम अगर एसओपी को यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, बट प्रोवाइडेड दैट क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि हम इसको खड़ी फसल में 15 से 20 दिन बाद डाल दें, जब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही हो तुरंत इरिगेट कर दें ताकि ये रूट जोन में आ जाए। या आपको समझ आ गया हो क्यों हमें इरिगेशन देनी, ताकि ये रूट जोन में आ जाए, या उस समय बारिश होने वाली हो तो ये ऐसे आ सकता है। तो ये इसका तरीका है। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखें कि कितना हमको डालना चाहिए, देखिए जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसको हमें पूरा करना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक थिंग। कोई भी किसी भी प्लांट की जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको दें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल 40% K2O इज़ यूज्ड इन जनरल। दिस इज़ द 40 kg पर हेक्टर पोटेशियम। दिस इज नॉट के, इट इज पोटेशियम ऑक्साइड। तो जो इतना हम जो है क्रॉप में यूज करते हैं इन जनरल, अगर ये रिकमेंडेशन है तो हमको अगर एमओपी देना है तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एमओपी इन हेक्टर। तो देखिए एमओपी में कितना कंटेंट होता है, 60% K2O। तो इसका मतलब यह है कि 60 kg हमें कब मिलेगा, जब हम कितना डालेंगे, 100 kg एमओपी डालेंगे। तो 40 kg के लिए हमें कितना डालना होगा, 100/60 इंटू 40। तो ये 0 से 0 2 3 करीब 66.6 kg पर हेक्टर आ गया। तो दिस इज दी रिक्वायरमेंट। और अगर आपको एकड़ में निकालना है तो एकड़ में निकालने के लिए इसको 66.6 को 67 मान लीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 2.5 कर दीजिए। तो 26 से 27 जितना भी आएगा अप्रॉक्सीमेट, 26-27 जितना भी आए, 26 और 27 जो भी आए kg पर हेक्टर हम इसको डालना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें बुआई के समय ही डालना है, लेकिन जो हमें सबसे अच्छा एडवांटेज मिलेगा वो एट द टाइम ऑफ सोइंग, बुआई के समय ही डालना है। और अगर आप नहीं डाल पाए हैं तो 15 से 20 दिन बाद डाल दीजिए, इरिगेशन कर दीजिए या लाइन खोल के डालिए, तो ये हमको फ़ायदा मिलेगा एमओपी का। अगर हम पे एसओपी है, मतलब कि पोटेशियम सल्फेट है, तो इसमें देखिए 50% K2O होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 kg हमें K2O कब मिलेगा, व्हेन वी अप्लाई 100 kg SOP। और हमें कितना डालना है, 40 kg K2O डालना है। देन द रिक्वायरमेंट वुड बी, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 100 into 40 दैट इज 80 kg पर हेक्टर।
तो एकड़ में निकालना है, इसका मतलब कि हमें एसओपी डालना है तो कितना डालना पड़ेगा 80 kg, और ये कितना डालना पड़ेगा 67, 66 और 67 kg, 68 kg, 1-2 किलो का कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो 80 kg डालना है। तो एकड़ में कितना पड़ेगा, 1 एकड़ में निकालने के लिए जो हेक्टर होता है उसमें 2.5 एकड़ होते हैं, 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ होते हैं, इसलिए एकड़ निकालने के लिए हेक्टर को हमेशा 2.5 से 2.5 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हेक्टर अमाउंट बाई 2.5, तो 2.5 से कर देते हैं, ये 0 बढ़ जाएगा, मतलब 8 × 100/25 32 kg पर हेक्टर। और इसमें जो है 17 to 18% सल्फर होता है, वो भी हमें मिल जाता है। तो इसलिए हमको क्लोराइड की अगर टॉक्सिसिटी का चांस लग रहा है कि क्लोराइड बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बिकॉज क्लोराइड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्लोरीन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत कम अमाउंट चाहिए, जबकि जो है सल्फर जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो और सल्फर मिल जाएगा तो हमें ऑयल कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको एसओपी मिल रहा है, सल्फेट ऑफ पोटाश मिल रहा है, तो उसको यूज़ कर लें स्टैंडिंग क्रॉप में। तो ये हमारा हुआ सॉइल में यूज़ करने का। अगर हमको मान लीजिए फोलियर करना है, तो देखिए फोलियर जो स्प्रे हम करते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है। फोलियर के लिए हम पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं 1%, 2%। जनरली देखिए हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज पर नहीं करते हैं, जनरली 2% तक ही हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। 2% से ज़्यादा कोई भी साल्ट अगर हम स्प्रे करते हैं तो लीफ बर्न होने का चांस होता है। तो अगर हम इसको 2% भी करेंगे, मतलब 2 ग्राम पर लीटर, 2% का मतलब हुआ कि 1 लीटर में, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 2 ग्राम पर लीटर हमें डालना पड़ेगा। 1 लीटर में हमें 2 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डालना पड़ेगा, और ये साल्ट महंगा भी आता है। तो इसका मतलब कि 1 लीटर में हमने कितना डाला, 2%, 20 ग्राम, 2% मतलब 20 ग्राम पर लीटर। तो हमारा 1 लीटर में 20 ग्राम है, तो मान लीजिए हम 1000 लीटर भी स्प्रे करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 × 1000, ये हम इतना ग्राम आएगा हमारा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो किलोग्राम में कर लीजिए। तो ये स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट अगर थोड़ा सा क्वांटिटी कम रह गई है, डेफिशिएंसी आ रही है, तो हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। क्रॉप बड़ी हो गई है और सॉइल में डालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फॉलेज ऊपर आ गया, सॉइल में डालना मुश्किल है, तो हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना कि सॉइल एप्लीकेशन से होगा। और सॉइल एप्लीकेशन तब होगा जब हम बेसल करें। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बेसल को ट्राई करना चाहिए, बेसल में दें। बेसल पर नहीं दे पाए तो 15, 20, 25 दिन बाद तक हम उसको खेत में डाल दें, सॉइल में डाल दें। उस पर भी नहीं कर पाए हैं तो हम जो है पोटेशियम नाइट्रेट का हम स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप के ऊपर, उससे हमें एडवांटेज मिल सकता है। तो लेकिन कोशिश यही करें कि आप पोटेशियम को बुआई के समय ही फरों में डाल दें, ताकि उसको हमें पूरा एडवांटेज मिल जाए। अगर छूट गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको खड़ी फसल में डाल दें 20-25 दिन बाद, वहाँ पे भी छूट गया है या नहीं अवेलेबल हो पाया है तो आप उसका फोलियर स्प्रे कर दें, कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर मिलेगा, इससे नुकसान नहीं होगा, क्रॉप को कोई जरूर उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।